हाय। इस वीडियो में बात करेंगे डिडक्टिव रीजनिंग की, जो क्रक्स है लॉजिक का, और जो लॉजिक ही है एक्चुअली, और जो क्रक्स है मैथमेटिक्स का, और जो आगे जाके तुम्हें लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है। सो एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है ये वाला। सो लेट्स लुक एट इट। सो उसमें दिया हुआ है कि यू आर गिवन 4 कार्ड्स। हर कार्ड में एक साइड में नंबर लिखा हुआ है और दूसरी साइड में लेटर लिखा हुआ है। सो ये 4 कार्ड्स हमें दिए हुए हैं, तो हमें 2 कार्ड्स लेटर वाली साइड दिखाए हुए हैं और 2 कार्ड्स ऐसे दिखाए हुए हैं जो नंबर वाली साइड में है। तो इन दोनों कार्ड, हर चारों कार्ड के पीछे कुछ ना कुछ है, तो इन दोनों कार्ड के पीछे कुछ नंबर होगा, इस कार्ड के पीछे नंबर होगा, इस कार्ड के पीछे भी नंबर होगा, और इस कार्ड के पीछे क्या होगा, लेटर होगा, और इस कार्ड के पीछे भी एक लेटर होगा। ठीक है। नाउ सपोज यू आर टोल्ड दैट दीज कार्ड्स फॉलो द रूल। तो हमें बोला गया है कि इन कार्ड्स एक्चुअली एक रूल फॉलो करते हैं। क्या रूल फॉलो करते हैं कि अगर एक कार्ड में एक साइड पे इवन नंबर है, एक कार्ड में इवन नंबर है एक साइड पे, देन दूसरी साइड में वोवल होगा। ठीक है। हमें बोला गया कि एक रूल फॉलो करते हैं कि जिसमें नंबर जो है इवन है वहाँ पे दूसरी साइड में वोवल होगा। ठीक है। अब हमें क्वेश्चन ये पूछा गया, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ कार्ड्स यू नीड टू टर्न ओवर टू चेक इफ द रूल इज ट्रू। हमें ना ये पता करना है कि ये रूल जो है ये फॉलो कर रहे हैं कार्ड। हमें बोल तो दिया कि ये रूल फॉलो करते हैं कार्ड, बट हमें नहीं पता। हम चेक करना चाहेंगे कि एक्चुअली कार्ड से फॉलो करते हैं रूल्स की नहीं करते हैं, ये रूल फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। तो हमें कितने कार्ड्स को पलट के देखना पड़ेगा, राइट। कुछ पलट के देखना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें पता है रूल ये है कि जिसमें इवन नंबर होता है एक साइड पे, वहाँ पे दूसरी साइड में वोवल होना चाहिए। तो इस रूल को चेक करने के लिए कि सही में चारों कार्ड्स फॉलो करते हैं रूल के नहीं करते हैं, तो हमें कितने मिनिमम कार्ड्स को घुमा के देखना पड़ेगा। मिनिमम कार्ड्स को, मतलब तुम वैसे तो चारों को घुमा के देख सकते हो, द पॉइंट इज हमें मिनिमम नंबर ऑफ कार्ड्स बताने हैं कि हम मिनिमम नंबर ऑफ कार्ड्स कितने में पता लग जाए कि हाँ अब पत्ता पक्का लग गया कि ये कार्ड से रूल फॉलो करते हैं। सोचो। तो यू कैन पॉज द वीडियो एट दिस टाइम एंड थिंक ओवर इट, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो शायद अभी तुम्हारे मैथ्स के पेपर में इतना ना पूछा जाए, बट ट्रस्ट मी ये लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सो यहाँ पे जो, अब लेट मी एक्सप्लेन इट। तो व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ कार्ड जो हमें चेक करने हैं कि रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रूल क्या है कि जिसमें इवन नंबर है उसके पीछे वॉवल होना चाहिए, राइट। ये रूल है। तो हमने देखा है ये इवन नंबर वाला कार्ड है, तो इसके पीछे हमें देखना पड़ेगा कि वॉवल है कि नहीं है, राइट। अगर वोवल की जगह कॉन्सोनेंट हुआ तो हमें पता लग गया रूल वायलेट हो रहा है, राइट। बट अगर इसके पीछे वोवल हुआ तो पता लग गया ठीक है इस केस में तो वो रूल फॉलो हो रहा है, राइट। बट इसके पीछे कॉन्सोनेंट हुआ तो हमें पता लग गया कि हाँ रूल फॉलो नहीं हो रहा। ठीक है। तो कम से कम ये कार्ड तो हमें देखना ही पड़ेगा। 5 वाला कार्ड हमें देखना पड़ेगा पलट के कि इसके पीछे वोवल है कि कॉन्सोनेंट है। नहीं देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें ये बोला गया जिसके एक साइड में इवन होता है उसके दूसरी साइड पे वोल होता है, जिसमें ऑड होता है उसका तो हमें पता ही नहीं, उसमें तो कोई रूल है ही नहीं हमारे पास, उसके पीछे जो मर्जी हो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। अब ये कॉन्सोनेंट है, इसको पलट के देखना पड़ेगा। नहीं, कॉन्सोनेंट का भी हमें कोई रूल नहीं दिया कि अगर एक के पीछे कॉन्सोनेंट है तो उसके पीछे ऑड या इवन होना चाहिए। हमें नहीं पता ना, हमें कोई ऐसा रूल नहीं है, तो इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं है, इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको चेक करने की जरूरत है। अब लेट्स लुक एट ए। अब एक वोवल है, राइट। अब इसको चेक करने की ज़रूरत है कि इसके पीछे ऑड है या इवन है, उससे रूल पता लगेगा कि रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। द आंसर इज नो, वी डोंट नीड टू इवन चेक दिस। अब ये बड़ा क्रिटिकल है समझने को, क्योंकि हमें ये बोला गया कि जिसके पीछे इवन है, जिसमें एक साइड पे इवन है उसमें वोवल होता है, पर हमें ये तो नहीं बोला गया ना कि वोवल सिर्फ उसी केस में होता है जिसमें इवन है। हो सकता है कि ऑड के पीछे भी इवन हो, सॉरी, हो सकता है कि ऑड के पीछे भी वोवल हो, राइट। बट हमें ये पता है कि जिस केस में इवन है उस केस में पक्का वोवल होना चाहिए, बट हमें ये नहीं पता कि जिसके पीछे ऑड है उसके पीछे वोवल हो सकता है कि नहीं हो सकता, राइट। तो हो सकता है कि वोवल तो है बट इसके पीछे ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, तब भी हमारा रूल वॉलेट नहीं हो जाएगा,
कि है ऑड के पीछे ओवल कैसे आ सकता है, या ऑड और ओवल इकट्ठे कैसे हो सकते हैं। हमें ये नहीं बोला कि ऑड और ओवल इकट्ठे नहीं हो सकते, हमें ये बोला गया सिर्फ कि जो इवन है उसके पीछे वोवल होना चाहिए। तो 6 के केस में पक्का वोवल होना चाहिए, बट ए के पीछे ऑड हो या इवन हो वो हमारा रूल हमें कुछ नहीं कहता। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चीज़ समझते हैं जो मैथमेटिक्स में और जनरल लॉजिक में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि हमें चीज़ समझ आनी चाहिए कि व्हाट द स्टेटमेंट सेज, पर हमें एट द सेम टाइम ये भी पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट क्या नहीं कह रही है। ये स्टेटमेंट जो है फॉर एग्जांपल ये नहीं कह रही है कि ऑड के पीछे वोवल नहीं हो सकता, तो इसलिए वोवल के पीछे ऑड इवन दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो वी नीड टू बी श्योर कि स्टेटमेंट क्या कह रही है, और हमें ये भी पता होना चाहिए स्टेटमेंट क्या नहीं कह रही है। ठीक है, तो ये क्रक्स है डिडक्टिव रीजनिंग का, कि स्टेटमेंट को समझना। दूसरा जो मेन डिडक्टिव रीजनिंग है क्या, वो सिंपली लॉजिक ही है। तो यूजिंग लॉजिक टू फाइंड न्यू फैक्ट्स, तो बेस्ड ऑन समथिंग हम लॉजिक यूज करके नई चीज़ ड्राइव कर सकते हैं कि अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, पक्की बात है। यहाँ पर हम ट्रुथ वैल्यू ऑफ ए स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं कि अच्छा ये ट्रू है तो ये ट्रू है कि नहीं है। तो हमें 2 स्टेटमेंट दे दी, तो हमें बताया गया कि थर्ड स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू क्या है, ट्रू है फॉल्स है। तो हम देखेंगे 2 स्टेटमेंट की बेसिस पे ट्रू है फॉल्स है। तो हम लेट्स टेक सम एग्जांपल। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब जो एग्जांपल्स में हम न्यू फैक्ट्स फाइंड करेंगे, और यहाँ हम देखेंगे हम उससे कुछ ड्राइव कर सकते हैं नई इन्फॉर्मेशन या नहीं। तो लेट्स से हमें एक चीज़ दी हुई है, ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, सो ऑल द गर्ल्स वॉचिंग दिस वीडियो बी हैप्पी। सो हमें एक बोला गया कि ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। ठीक है, अब लेट्स से एक और लड़की के बारे में बात करते हैं, सीमा इज़ अ गर्ल। ठीक है, हमें पता लग गया सीमा एक लड़की है। ठीक है, वैसे भी लड़कियों का नाम ही होता है सीमा, लड़के का नाम नहीं होता। तो ये 2 चीज़ें हमें दी हुई हैं, इसके बेसिस पे हम कुछ और कह सकते हैं, कुछ नई चीज़ हमें पता लग रही है इन दोनों के बेसिस पे। आंसर इज यस, हमें एक और चीज़ पता लग रही है कि सीमा इज इंटेलिजेंट, राइट। ये चीज़ हमें पता लग गई। कैसे पता लगी, क्योंकि हमें ये पता था ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट और सीमा इज अ गर्ल, तो सीमा मस्ट बी इंटेलिजेंट, राइट। तो ये है हमारा डिडक्टिव रीजनिंग, लॉजिक को यूज़ करना और देखना कि अच्छा अब इस बेसिस पे हम क्या और कह सकते हैं। ठीक है, लेट्स लुक एट सम अदर एग्जांपल। अब यहाँ पे लिखा हुआ नो ह्यूमन कैन फ्लाई, तो कोई भी ह्यूमन जो है वो फ्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, अब अमर इज ए ह्यूमन। ठीक है, अब हम इस बेसिस पे कुछ कह सकते हैं, कुछ नई चीज़ हम कह सकते हैं किसी बारे में। हम कह सकते हैं अमर कैन नॉट फ्लाई, राइट, क्योंकि हमें पता लग गया कि अमर एक ह्यूमन है और कोई भी ह्यूमन फ्लाई नहीं कर सकता, तो अमर ऑल्सो कैन नॉट फ्लाई, राइट। So this is again deductive reasoning. अब एक और लेट्स टेक एग्जांपल, थोड़ा सा a bit more complex. So इसमें दिया हुआ one needs to be at least 6 feet tall. So 6 फुट का कम से कम तुम्हें होना पड़ेगा to get into a basketball team. ठीक है, so one needs to be, it's a compulsory sort of, कि तुम 6 फुट के हो तभी तुम्हें बास्केटबॉल टीम में जगह मिलेगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ये कह रही है। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है विकास कोई बंदा है वो बास्केटबॉल टीम में है। अब इन दोनों बेसिस पे हम कुछ कह सकते हैं, विकास के बारे में कुछ कह सकते हैं। तो हम विकास के बारे में कह सकते हैं विकास मस्ट बी और इज more than 6 feet tall, at least 6 feet tall, राइट। हम ये कह सकते हैं विकास के बारे में। मेरी हैंड राइटिंग कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। सो दिस इज डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है ना, बट हम जनरल लाइफ में जो रीजनिंग यूज़ करते हैं वो बहुत बड़ी गलत होती है, इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम ये चीज़ समझें कि डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है। क्योंकि हम जो जनरल लाइफ को अगर हम अप्लाई करना शुरू कर देंगे मैथ में,
तो वो गलत हो जाएगा। तो लेट्स से कि तुमने किसी को बोले हाय और सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया या उसने स्माइल नहीं करी, ठीक है, तो तुम सोच में पड़ जाओगे यार क्यों स्माइल नहीं करी उसने, और तुम्हें पता है कि अगर सामने वाला बंदा तुमसे गुस्सा है तो वो स्माइल नहीं करेगा, राइट। यू नो कि दैट इफ ही इज एंग्री विद यू और मी देन ही विल नॉट स्माइल एट मी, राइट। नाउ यू ऑल्सो नो दैट उसने स्माइल तो नहीं करी है, राइट। तो तुम क्या डराइव करते हो कंक्लूजन कि ही इज एंग्री विद मी, राइट। तुम कहते हो यार वो मेरे से गुस्सा है तभी उसने स्माइल नहीं करी, क्योंकि मुझे पता है जब वो गुस्सा होता तो स्माइल नहीं करता, राइट। नाउ पॉइंट ये है कि अब ये जो तुमने रीजनिंग यूज करी है ये ठीक है कि नहीं है, सोचो। कैन यू अराइव एट दिस स्टेटमेंट बेस्ड ऑन दीज टू स्टेटमेंट्स, इन दोनों स्टेटमेंट्स के बेसिस पे तुम ये स्टेटमेंट कंक्लूड कर सकते हो, जैसे हमने अभी पहले कंक्लूड करी थी कुछ स्टेटमेंट्स। द आंसर इज नो, यू कैन नॉट कंक्लूड। वाई ये सेम चीज वो वाली आ रही है, वोवल वाली, जस्ट बिकॉज वो एंग्री होने पे तुमसे स्माइल नहीं करता इसका मतलब ये नहीं कोई और रीज़न हो तो वो स्माइल नहीं करेगा। हो सकता है वो बीमार हो, उस केस में भी वो स्माइल ना करे, राइट। हो सकता है ना कि अगर वो बीमार हो तो वो स्माइल ना करता हो, तो जस्ट उसने स्माइल नहीं करी तो हो सकता है कि वो शायद बीमार हो इसलिए स्माइल नहीं करी, राइट। तो ये कंक्लूजन गलत है, यू कैन नॉट कंक्लूड इट। प्रॉब्ली हो सकता है कि दैट ही इज इल, राइट। सो जनरल लाइफ में हम यूज़ नहीं करते, तो हमारी जनरल लाइफ में काफ़ी गलत होती है रीजनिंग। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम देखें कि हम कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हैं, सो दैट वी कैन इम्प्रूव। नाउ लेट्स लुक एट द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी हैं। सो यूज डिडक्टिव रीजनिंग टू आंसर द फॉलोइंग। सो पहला स्टेटमेंट है ह्यूमंस आर मैमल्स, ठीक है। ह्यूमंस आर मैमल्स का क्या मतलब हुआ, ऑल ह्यूमंस आर मैमल्स, राइट, क्योंकि इसमें कुछ लिखा था हुआ है ना कि सम ह्यूमंस आर मैमल्स और कुछ और कंडीशन नहीं लगाई, तो मतलब ऑल ह्यूमंस आर मैमल्स। और क्या लिखा हुआ है, ऑल मैमल्स आर वर्टिब्रेट्स। ऑल मैमल्स जो होते हैं सारे के सारे मैमल्स वर्टिब्रेट्स होते हैं। नाउ हमें पूछा गया कि इन दोनों स्टेटमेंट के बेसिस पे व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट ह्यूमंस। हम ह्यूमंस के बारे में कुछ और कह सकते हैं। हमें पता है कि सारे ह्यूमंस मैमल्स हैं और सारे मैमल्स वर्टिब्रेट्स हैं, राइट। तो हम ये कह सकते हैं ना ह्यूमंस आर वर्टिब्रेट्स या ऑल ह्यूमंस आर वर्टिब्रेट्स, एक ही बात है। समझ आ रही है? अगर कुछ डाउट्स हैं तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं, ठीक है। सेकेंड इज एंथनी इज अ बार्बर। सो एंथनी बार्बर है और दिनेश ने अपने बाल कटवाए थे। ना हमसे पूछा गया कि तुम बता सकते हो कि कैन यू कंक्लूड समथिंग कि एंथनी ने दिनेश के बाल काटे थे, कि हमें पता है कि एंथनी एक बाल काटने वाला है, बार्बर है, और दिनेश ने अपने बाल कटवाए थे। सो हम कुछ कंक्लूड कर सकते हैं कि एंथनी ने दिनेश के बाल काटे थे या नहीं काटे थे। हम कंक्लूड नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि बार्बर तो दुनिया में बड़े सारे हैं और दिनेश हो सकता है अमेरिका रहता हो, यूएस रहता हो, सॉरी यूएस के अमेरिका तो एक ही होते हैं। सो अमेरिका रहता हो, यूरोप रहता हो, अफ्रीका रहता हो या चेन्नई रहता हो, एंथनी हमारा दिल्ली का बंदा हो, तो जस्ट वो बार्बर है इसका मतलब थोड़ा ना कि उसने पूरी दुनिया के बाल काटे हुए हैं, राइट। तो वी कैन नॉट कंक्लूड, सो वी कैन नॉट कंक्लूड दैट, नो वी कैन नॉट कंक्लूड, ठीक है। नाउ इट इज सेड दैट मार्शियंस हैव रेड टंग्स, उनकी जीभ जो होती है लाल होती है। सो गुलाग इज ए मार्शियन। नाउ हमें बताना है कि व्हाट कैन वी कंक्लूड अबाउट गुलाग नाउ। तो हमें पता है कि सारे मार्शियंस की रेड टंग्स होती हैं और गुलाग मार्शियन है, तो इसका मतलब हमें ये भी पता लग गया ना गुलाग हैज़ अ रेड टंग, राइट, कि उसकी भी लाल जीभ होगी, कैसी लगती होगी ना, ठीक है। फोर्थ इज इफ इट रेन्स फॉर मोर देन 4 आवर्स ऑन अ पर्टिकुलर डे, अगर 4 घंटे से ज़्यादा बारिश पड़ती है, द गटर्स विल हैव टू बी क्लीन द नेक्स्ट डे, तो गटर साफ करने पड़ते हैं नेक्स्ट दिन, ठीक है। इट हैज़ रेन फॉर 6 आवर टुडे, तो आज बारिश पड़ी है 6 घंटे के लिए। पहली स्टेटमेंट क्या करती है, 4 घंटे से ज़्यादा किसी दिन बारिश करती है तो अगले दिन गटर साफ करने पड़ते हैं। अब व्हाट कैन वी कंक्लूड अबाउट द कंडीशन ऑफ द गटर टुमारो। सिंपल सी बात है, हमें कल गटर साफ करने पड़ेंगे, मतलब हमें या किसी और को, व्हाटएवर, ठीक है।
So gutters will need to be cleaned tomorrow, right? So gutters will have to be cleaned tomorrow. क्योंकि 6 घंटे 4 घंटे से ज़्यादा होते हैं, राइट? सो यहाँ पे हमने पूछा गया कि व्हाट इज द फैलेस इन द काउस रीजनिंग इन द कार्टून बिलो. सो ये हमारी काउ है और ये कहती है कि ऑल डॉग्स हैव टेल्स, कि हर डॉग की, हर कुत्ते की टेल होती है. और इसने बोला अच्छा मेरी भी टेल है, देयरफॉर आई एम अ डॉग, राइट? बट इज इट ट्रू? ऑल डॉग्स हैव टेल, आई हैव अ टेल, देयरफॉर आई एम अ डॉग. रीजनिंग करेक्ट है? नहीं करेक्ट है, राइट? क्योंकि रीजनिंग यानी कि इसे काउ है, डॉग नहीं है, राइट? तो कहीं ना कहीं तो गलती है इस रीजनिंग में. तो कहाँ पे गलती है? तो गलती ये है कि ऑल डॉग्स हैव टेल्स, राइट? पर इसका मतलब ये तो नहीं है किसी और के पास टेल नहीं होती. काउस के पास भी होती है, डंकीज के पास होती है, हमें नहीं पता. लायंस के पास भी होती है, और बड़े जानवर के पास होती है, राइट? तो जस्ट बिकॉज ऑल डॉग्स हैव टेल एंड यू हैव अ टेल, इट डजंट मीन यू आर अ डॉग. प्रॉब्ली you are a lion or you are a cow, you are a bhais or whatever, right? So this reasoning is incorrect. और problem ये है कि just because all dogs have tail doesn't mean that other animals don't have tails. So just because you have a tail you cannot say that I am a dog. ठीक है? तो इसका मतलब ये होगा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की 2 टांगे थी, मेरी भी 2 टांगे हैं, therefore I am Albert Einstein. ठीक है? Thank you very much for watching this video. See you in the next video. Thank you. Bye bye.